हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये एक बेसिक टॉपिक भी है। इसमें हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कनाडा का प्रोसेस स्टडी वीज़ा का, जिसमें हम फर्स्ट स्टेप से लेके जब आप सोचते हो कि आपको कनाडा स्टडी के लिए जाना है और उससे लेके लास्ट आपको जब पासपोर्ट स्टैंप होके जब आपको मिल जाता है, उसके बीच की जो पूरी जर्नी है और कौन कौन से स्टेप होते हैं जो कि आपको सही टाइम पे ले लेने चाहिए, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हम पहले ये जानेंगे कि आप एलिजिबिलिटी, फिर हम आइल्स के बारे में, आइल्स होता है, फिर उसके बाद में आपको ऑफर लेटर अप्लाई करना होता है। ऑफर लेटर कहाँ से कैसे अप्लाई करें, कितने चार्जेस होते हैं, और उसके बाद में आपको हम बात करते हैं कि ऑफर लेटर मिलने के बाद में ट्यूशन फी, फिर आपको जीआईसी पेमेंट करनी होती है, और उसके बाद में आपको जीआईसी पेमेंट करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, मेडिकल टेस्ट करवाना है। और डॉक्यूमेंट जब आप प्रिपेयर कर लेते हो उसमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और उसके बाद में जैसे ही आप फाइल सबमिट करते हो बायोमेट्रिक के लिए जाते हो, कितनी पेमेंट कहाँ कहाँ पर कैसे होती है मेडिकल में और बायोमेट्रिक में, और कितनी फीस कहाँ लगती है, कितना ऑलमोस्ट आपको खर्चे का भी आइडिया लग जाएगा। और लास्ट में जब आप जीसी की पे लॉगिन करते हो, आप फाइल सबमिट कर देते हो, तो आप जीसी की पे जब लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी ईमेल कब आती है और कब आपकी फाइल कैसे कैसे अपडेट होती है। और लास्ट में आपको जब वीज़ा मिल जाता है या फिर आपका डिसीजन आता है तो आपको पासपोर्ट भेजना होता है और स्टैंप होके आना होता है। तो ये पूरी जो कंप्लीट जर्नी है, तो इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और इसके लिए मैं आपको पहले कंप्यूटर पे ले जाता हूँ, वहां पर मैं आपको एक टेबल के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि कैसे कैसे कब आपको कौन कौन से स्टेप लेने होते हैं। तो ये रहे कनाडा स्टडी वीज़ा के स्टेप्स, जिसमें आप फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट जब तक आपको पासपोर्ट स्टैंप होके नहीं मिल जाता, सब इसी में ही इंक्लूड हैं। फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट चेक करते हो कि आप कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, जिसमें आप अपनी एजुकेशन और बाकी रिक्वायरमेंट चेक करते हो कि कितना फ़ंड लग जाएगा और आइल्स का स्कोर कितना चाहिए। तो जब आप ये सब अंडरस्टैंड करते हो तो उसके बाद में आप डिसीज़न लेते हो कि आप कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हो। तो आपका जब सेकंड आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आइल्स। आइल्स में आपके 4 मॉड्यूल होते हैं, जिसमें लिसनिंग होगा, स्पीकिंग होगा, राइटिंग होगा, रीडिंग होगा। तो आपको मिनिमम 6 बैंड तो हर किसी में लेने हैं, 6 बैंड से नीचे किसी में भी नहीं आना चाहिए, और ओवरऑल आपके 6.5 बैंड आने चाहिए। अगर आपके 6 भी आ गए तब भी आप एसडीएस में वीज़ा लगा सकते हो। अब एसडीएस और नॉन एसडीएस ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट उसमें मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि एसडीएस में अगर आप फाइल लगाते हो तो आपकी फ़ाइल के वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, जबकि आप नॉन एसडीएस में लगाते हो तो आपके वीज़ा के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और सेकंड, नॉन एसडीएस में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा रहती है, जिसमें आपको फंड्स भी शो करने होते हैं और आपको फाइनेंशियल अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा फंड्स है, जिसमें सीओ रिपोर्ट्स और बहुत ज़्यादा अलग से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। नॉन एसडीएस में वो लोग जाते हैं जिनके 6 बैंड से नीचे बैंड आते हैं, जैसे 5.5 आ गए, वो नॉन एसडीएस के थ्रू कनाडा में स्टडी वीज़ा की फ़ाइल लगा लेते हैं। बट आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप मिनिमम 6 ईच लेके आओ, हर किसी एक बैंड में 6 बैंड आने चाहिए। और मिनिमम आपके 6.5 भी अगर आप ले आते हो और 6.5 से ऊपर आप रहते हो तो आप एसडीएस में फ़ाइल लगा सकते हो। और जो आइल्स की फ़ीस है ये अप्रॉक्सीमेटली 14,600 फ़ीस है। इसके अलावा आप अपना खर्चा लगा सकते हो कि आप कोचिंग पे कितना खर्च कर रहे हो, आप घर पर खुद ही प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कहीं पे क्लासेस लगा रहे हो आइल्स की, तो वो आपका अपना आप एस्टिमेट ले सकते हैं। इसके बाद जब आपका आइल्स का स्कोर आ जाता है तो आपके पास सेकंड जो आपने थर्ड जो स्टेप्स लेना होता है वो होता है कि आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, कोर्स सेलेक्ट करना है कि आपको जाना कहाँ है, कौन सी प्रोविंस में जाना है। तो ये वाला जो स्टेप्स होता है उसमें आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। आपको पहले ये देखना है कि आपको ओंटारियो वाली साइड जाना है या वैंकूवर वाली साइड जाना है या कौन से प्रोविंस में आप जाना चाहते हो। फिर उसके बाद कॉलेज इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से इनटेक में जा रहे हो। कनाडा में 3 इनटेक होते हैं, सितंबर इनटेक, जैन इनटेक और मई इनटेक, जिसमें से सबसे फेमस सितंबर और जैन इनटेक है। इसमें काफ़ी बच्चे कनाडा जाते हैं
और मई इनटेक में जो कॉलेज हैं कनाडा के, वो काफ़ी कम कॉलेजेस हैं जो मई इनटेक में एडमिशन देते हैं। तो उसमें भी काफ़ी बच्चे जाते हैं। और तो 3 इनटेक हैं, उसमें से आप डिपेंड करता है कि आप कौन से इनटेक में जा रहे हो, और फिर डिपेंड करता है कि उस इनटेक में सीट्स हैं या नहीं हैं। फिर जब आप ये डिसाइड कर लेते हो, आपको पता लगता है, तो फिर आप उसके बाद में एलिजिबिलिटी चेक करते हो कि उस कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी क्या है, कितने बैंड की रिक्वायरमेंट है, और उसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में मार्क्स तो नहीं मांगे। जब आप ये सब रिसर्च कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाह रहे हो। और कॉलेज सिलेक्ट करते हुए आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि वो DLI अप्रूव्ड कॉलेज हो। जैसे इंडिया में UGC अप्रूव्ड कॉलेज होते हैं, वैसे कनाडा में भी DLI अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं। तो आप उसी में ही जाएं, और साथ में ट्राई करें कि आप पब्लिक कॉलेज हैं उनकी तरफ जाएं, या पब्लिक यूनिवर्सिटी उनकी तरफ जाएं। जो कॉलेजेस होते हैं उनकी फ़ीस कम रहती है, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा रहती है। और अप्रॉक्सीमेटली आप फीस लगा के चलिए कि वन ईयर की जो फीस होगी 8 लाख से 15 लाख के बीच में फ़ीस रहती है 1 ईयर की। और जब आप डिसाइड कर लेते हो तो उसके बाद आपको कॉलेज में अप्लाई करना है। तो आप ऑफ़र लेटर अप्लाई करते हो, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन डालते हो एक प्रोग्राम के लिए पर्टिकुलर, और कॉलेज ऑफ़र लेटर की जो फ़ीस है अप्रॉक्सीमेटली $50 से लेके $150 तक रहती है। और 1-2 कॉलेजेस होते हैं जो फ्री में भी ऑफ़र लेटर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब आप कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो तो आप एक नहीं 2-3 कॉलेजेस में अप्लाई कीजिए, ताकि जिसका आपको जल्दी मिल जाता है ऑफ़र लेटर, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक कॉलेज आपको रिजेक्ट कर देता है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। तो जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो उसमें आपको बताया होता है कि आपको इतनी ट्यूशन फ़ी पे करनी है, और उसकी लास्ट डेट भी वहाँ पर मेंशन होती है। तो आपको लास्ट डेट से पहले ट्यूशन फ़ी पे करनी होती है। और ट्यूशन फ़ी आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट से भी पे कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल है कि स्टूडेंट को उनके पेरेंट्स स्पॉन्सर करते हैं मोस्टली। तो जैसे ही आप ट्यूशन फ़ी पे करते हो तो कुछ टाइम बाद आपको एक डॉक्यूमेंट कॉलेज की तरफ से मिलता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका मतलब ये होता है कि आपको कॉलेज की तरफ से एडमिशन दे दिया गया है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसमें आपको GIC पे करनी होती है। GIC एक गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है, जो आपका 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस का प्रूफ होता है, जिसमें आपको कैनेडियन डॉलर के हिसाब से 10,000 से अबव इन्वेस्टमेंट करनी होती है कनाडा के बैंक में, जो कि 2-3 बैंक हैं, जिसमें से मेन पॉपुलर जो बैंक है स्कोशिया बैंक है और CIBC बैंक है। इसके अलावा ICICI बैंक भी है, बट ICICI बैंक की ब्रांचेस बहुत कम है, तो इसलिए काफ़ी लोग उसके थ्रू नहीं जाते। GIC पेमेंट करते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि GIC की पेमेंट आपके खुद के अकाउंट से ही जाएगी। तो पेमेंट करते हुए आपकी बैंक की जो इंफॉर्मेशन है, जिसमें जो आपका नेम है, पेरेंट्स का जो नेम है, और इसके अलावा जो आपका एड्रेस है, वो बिल्कुल पासपोर्ट से मैच होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो आफ्टर GIC नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है मेडिकल टेस्ट। ये मेडिकल टेस्ट 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। ये मेडिकल टेस्ट आप सिर्फ कुछ हॉस्पिटल से ही करवा सकते हो जो कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड पैनलिस्ट लिस्ट में हैं, तो उनके थ्रू ही आप करवा सकते हो। जैसे चंडीगढ़ में मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ पर मोस्टली लोग अपना मेडिकल करवाते हैं। और इसकी जो फीस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 6,000 होती है। अगर आपकी बॉडी पर टैटू है तो उसके बाद आपके थोड़े अलग से चार्जेस भी लग जाते हैं। और जो मेडिकल टेस्ट है उसमें मोस्टली जो टेस्ट होते हैं उसमें ब्लड टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा, और BP आपका टेस्ट करते हैं, और उसके अलावा चेस्ट का एक्सरे होता है। और उसके बाद एक डॉक्टर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता है, और बाद में आपको एक ट्रैक शीट दे दी जाती है। तो वो ट्रैक शीट आपके वीज़ा फाइलिंग में लगती है। और ये मेडिकल करवाने के लिए आपको पहले हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो आपको एक डेट देंगे जिसमें आपको वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर आपको पासपोर्ट और अपना ऑफ़र लेटर लेके जाना होता है, और वहीं पर ही आपसे पेमेंट वो लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6,000 के आसपास की जो पेमेंट होगी। तो ये सब करने के बाद में आपको फिर सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं और एक फ़ाइल प्रिपेयर करनी है। और इसके अलावा आपको इसमें एजुकेशनल अपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, वर्क एक्सपीरियंस भी अटैच करना है,
सैलरी स्लिप्स होगी, ITR, और इसके अलावा आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर सकते हो अपने पेरेंट्स की इनकम प्रूफ, जिसमें आप ITR अटैच कर सकते हो, और पेरेंट्स की जो आप एनुअल इनकम अबव 8 लाख दिखा सकते हो। और इसके अलावा अगर आप SDS फाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो अगर आपके पेरेंट्स की कोई FD है या आपके कोई सेविंग है, आप उनका डॉक्यूमेंट भी साथ में अटैच कर सकते हो। तो इससे आपका फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी आपकी फ़ाइल। और आइल्स का सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है और आपको मेडिकल भी लगाना है। और इसके अलावा जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है आपके वीज़ा फाइलिंग में, वो होगा SOP। SOP एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। इसी के थ्रू ही आप अपना वीज़ा ले सकते हो, क्योंकि आप इसमें अपनी पूरी फाइल को रिप्रेजेंट करते हो। आप अपनी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस और आप क्यों जाना चाहते हो, आप सब कुछ उसमें मेंशन करते हो। ये सब डॉक्यूमेंट्स जब आप इकट्ठे कर लो, तो एक फ़ाइल प्रिपेयर करने के बाद में आप वीज़ा के लिए फ़ाइल लगाते हो। तो उसमें एम्बेसी की जो फ़ीस होती है $150 होती है, और बायोमेट्रिक जो फ़ीस है $85 है। और जब आप ये वीज़ा फाइल कर देते हो, तो उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट मिलता है बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। तो आप उसको लेके बायोमेट्रिक के लिए जाते हो, और VFS जो भी जहाँ पे भी आपने अपॉइंटमेंट बुक की है, वहाँ पर आप अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करवाते हो। तो इसके बाद फाइनली आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, और आपको कुछ ईमेल्स आती हैं, जिसमें से पहली ईमेल आपको ऐसी आएगी। जब भी आपकी फ़ाइल में कुछ अपडेट होगा, तो ऐसे ही आपको ईमेल्स आती रहेंगी। तो आप अपना GCK लॉगिन करके चेक कर सकते हो कि उसमें क्या अपडेट हुआ है। सबसे पहले जो आपका अपडेट होता है, उसमें आपका बायोमेट्रिक ही अपडेट होता है। इसमें आप ये भी देख सकते हो कि जिस दिन आप फाइल सबमिट करते हो, तो आपको एक कंफर्मेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक डॉक्यूमेंट आता है, और साथ में सबमिशन कंफर्मेशन की भी एक लेटर आती है। और उस सेम डे ही आपको बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर आती है, जो कि आपको लेके VFS ऑफिस जाना होता है फॉर बायोमेट्रिक। और 3-4 दिन में आपके बायोमेट्रिक अपडेट भी हो जाती है यहाँ पर। और उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो लिखा है मेडिकल अपडेट, तो जब आपका मेडिकल अपडेट होगा, तो यहाँ पर ऐसा लिखा आएगा कि यू पास द मेडिकल एग्ज़ाम। और उसके बाद में आपको एक और ईमेल आती है और जब आप GCK लॉगिन करते हो, तो यहाँ पर आएगा वी आर प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन। और उससे नेक्स्ट डे आपको एक और ईमेल आएगी, जिसमें आपको फाइनली डिसीजन बताया होगा कि आपको उन्होंने अप्रूव्ड किया है आपकी एप्लीकेशन को या रिजेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने अप्रूव्ड लिखा है, तो ये अप्रूव्ड है। और साथ में यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट आ जाता है पासपोर्ट का, कि आपको PPR आ जाती है, जिसमें आपको अपना पासपोर्ट VFS के थ्रू IRCC के और कनाडा के ऑफिस भेजना होता है, जो दिल्ली में है। वहाँ पर वो पासपोर्ट जाता है और वहाँ से स्टैंप होके आता है। तो मैंने पासपोर्ट स्टैंपिंग से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने टाइमलाइन बताई है कि आप जब पासपोर्ट भेजते हो, तो उसके बाद कितने टाइम बाद में वो कैसे कैसे आप ट्रैक करके उसे चेक कर सकते हो कितने टाइम बाद वो आपको मिलता है। जैसे ही आपको पासपोर्ट मिलता है, तो उसके बाद में आपको यहीं पर ही एक और डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसको पोर्ट ऑफ एंट्री भी कहते हैं, और वो एक वीज़ा अप्रूवल ही होता है एक तरह से। तो ये थी कनाडा स्टडी वीज़ा स्टेप बाय स्टेप की पूरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट एलिजिबिलिटी से लेके लास्ट आपकी PPR तक, आपको पासपोर्ट स्टैंप होके जब तक मिल जाता है, तब तक की मैंने कंप्लीट आपको नॉलेज इसमें दे दी है। और ऐसे ही मैं काफ़ी डीप लेवल तक की काफ़ी वीडियोस अभी लेके आ रहा हूँ, और अभी भी आगे भी लेके आता रहूँगा। अभी मैं कनाडा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ, और आने वाले टाइम में मैं कुछ और वीडियोस लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको कनाडा के बारे में बताऊंगा कि वहाँ के कॉलेजेस और वहाँ की रूल एंड रेगुलेशन और IDs वगैरह जितने भी हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, उन सब के बारे में भी मैं बताऊंगा। थैंक यू।